नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली आंसर राइटिंग क्लास। यहाँ पर हम लोग आज 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अल नीनो, फिर ला नीना, उसके बाद कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के बारे में। पहला सवाल हमारा GS1 से है, दूसरा सवाल हमारा GS3 से ज़्यादा है, GS1 से कम है, ठीक है ना। तो दोनों सवालों को हम लोग पहले कंटेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपके आंसर्स को हम लोग रिव्यू करेंगे। कहाँ गलती हुई है, कहाँ पर आपने बढ़िया किया है, डायग्राम कहाँ बनाए हैं, सब बातें देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग कंटेंट देख लेते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ अल नीनो एंड ला नीना। दोनों को आप पहले एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम बना करके। डायग्राम रंगीन नहीं बनाना है, सिंपल सा जो पेन डायग्राम होता है उसको बना दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि दुनिया के अलग अलग वेदर सिस्टम पर क्या इसका इम्पैक्ट होता है। वो सिंपल सा छोटा सा सवाल है, 10 मार्क्स का, 150 वर्ड में इसका आंसर आपका होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो अल नीनो और ला नीना दोनों जो आपके इवेंट है वो दोनों एसोसिएटेड हैं, वो अलग अलग फेजेज हैं अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन साइकिल के। इंसो साइकिल इसको कहते हैं। अल नीनो और जो ला नीना है दोनों इंसो साइकिल के पार्ट हैं। इंसो क्या होता है? अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। मैंने ज्योग्राफी का पूरा क्रैश कोर्स बनाया है आपके लिए इस चैनल पर, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पढ़ाया है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से। तो इंसो में क्या होता है, ओशन सरफेस का जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव आता है, उस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना उसमें बदलाव आता है। कहाँ पर? ईस्ट सेंट्रल जो हमारा पैसिफिक है वहाँ पर, मतलब पेरू के नज़दीक हमको बदलाव देखने को मिलता है। अल नीनो में क्या होता है? अल नीनो में एक वार्म ओशन करंट डेवलप होता है पेरुवियन कोस्ट के नज़दीक, जो कोल्ड पेरुवियन कोस्ट को करंट को रिप्लेस कर देता है। इससे होता क्या है, जो समुद्र का वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, ट्रेड विंड कमज़ोर हो जाती है और जो आपका वाटर सर्कुलेशन है वो कमज़ोर पड़ जाता है। चूँकि ट्रेड विंड इधर की ओर जा रही होती है और वो कमज़ोर हो जाता है, इस कारण से जो वार्म ओशन वाटर है वो आकर के पेरू के कोस्ट के नज़दीक जमा होने लगता है, इकट्ठा होने लग जाता है। तो इस वार्मिंग को हम लोग कहते हैं अल नीनो। यह हर 3 से 5 साल पर होता है और इसका ठीक उल्टा उल्टा होता है। देखो, ये ट्रेड विंड इधर की ओर जा रही होती है, अगर ये ट्रेड विंड कमज़ोर हुई तो उसको हम कहते हैं अल नीनो। इस कारण क्या होगा, ओशन वाटर यहाँ पर आकर के इकट्ठा होगा। अगर यही ट्रेड विंड और ज़्यादा मजबूत हो जाए तो यहाँ पर गर्म पानी नहीं आएगा, यहाँ का जो पानी है ना वो हवा के साथ पीछे की ओर बह जाएगा और नीचे से ठंडा पानी ऊपर की ओर उठेगा, जिसको हम लोग अपवेलिंग कहते हैं। नीचे ठंडा पानी होता है तो जो सतह का पानी हो रहा है वो और ठंडा हो जाएगा। मीन्स नॉर्मल कंडीशन का मजबूत होना इज कॉल्ड ला नीना। क्लियर बात है? तो आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रेड विंड ये जा रही है इस तरह से। अगर ये ट्रेड विंड कमज़ोर होगी तो इसको हम कहेंगे अल नीनो। ये ट्रेड विंड अगर मजबूत हो गई तो उसको हम कहते हैं ला नीना। एकदम क्लियर बात। चलो, तो अब देखते हैं कि अल नीनो का जो इम्पैक्ट है वेदर पे वो क्या होता है। बारिश बढ़ जाती है चाइना में, पेरू में, चिली, इक्वाडोर, नॉर्दर्न अर्जेंटीना, इक्वेटोरियल ईस्ट अफ्रीका, सॉदर्न यूएसए में। बारिश घट जाती है भारतीय उपमहाद्वीप में। आपको पता है कि अल नीनो जब भी आता है तो हमारा मानसून कमज़ोर हो जाता है। इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, सदर्न अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम हो जाती है। इसके अलावा ईस्टर्न पैसिफिक में, पूर्वी प्रशांत महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन की संख्या बढ़ जाती है। तो ये 3 चीज़ें लिखेंगे आप अल नीनो के वेदर इम्पैक्ट पर। फिर क्या करेंगे, आप ला नीना पहले डिफाइन कर देंगे। इसका मतलब क्या है, कोल्डर दैन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर। कहाँ पर? सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में, ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन में। क्लियर बात है? और इससे होता क्या है, इससे हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ पर बारिश बढ़ जाती है। अल नीनो में हमारा मानसून कमज़ोर होगा, ला नीना में भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून मजबूत होगा, बारिश यहाँ पर ज़्यादा होगी। केवल भारत में ही क्या? नहीं, बांग्लादेश, साउदर्न अफ्रीका का रीजन, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरेबिया, इन सब रीजन में बारिश बढ़ जाएगी। बारिश कहाँ घटेगी? जहाँ पहले बारिश ज़्यादा थी अब वहाँ पर बारिश घट जाएगी। जैसे कि अर्जेंटीना है, फिर पेरू है, चिली है। अल नीनो में इन देशों में ज़्यादा बारिश हो रही थी, ला नीना में क्या होगा, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। और ला नीना के कारण अटलांटिक और कैरिबियन सी में खूब सारे साइक्लोन मतलब कि हरिकेन आते हैं। तो ये क्या किया आपने,
अल नीनो, ला नीना और उसका जो इम्पैक्ट है आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपके जो आंसर्स हैं ना वो हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। पहला आंसर है साबित सिंह का, डायग्राम बनाया है आपने, बेहतरीन। अल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिक वेस्टिक ओशियन। आपने सिंपल एक लाइन में अल नीनो को डिफाइन कर दिया। फिर ला नीना, द कूल फेज ऑफ इंसो इज अ पैटर्न दैट डिस्क्राइब अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक। हो गया काम। तो आपने अल नीनो, ला नीना को डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपने डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। कहते हैं ना कि एक चित्र 100 शब्दों के बराबर होता है, वो यहाँ पर दिख जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे आपका जो आपका विंड पैटर्न है वो बदल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद लिखा है आपने कि अल नीनो का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वेदर पर, उसके बारे में। अल नीनो इम्पैक्ट ऑन ओशन टेम्परेचर, द स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ओशन करेंट, द हेल्थ ऑफ coastal fisheries and local weather from Australia to Southern America is and beyond। ठीक है। increase rainfall drastically in South America result coastal flooding and erosion due to flooding and drought it increases disease such as cholera। वेदर पे कह रहा था ना, तो तुमको वेदर का पहले बताना है। इसमें बीमारी वगैरह तो ठीक है, ठीक है, बारिश कहाँ होती है, सूखा कहाँ आता है, साइक्लोन कहाँ पर, हमको वेदर पर फोकस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा भटक गई है, यहाँ पर इसको ठीक करने की जरूरत है। जैसे कि ये वाला ठीक है आपका पॉइंट, अल नीनो हैज़ सम पॉजिटिव इम्पैक्ट सच एज इट रिड्यूसेस द इंस्टेंसेस ऑफ हरिकेन इन द अटलांटिक ओशियन। मगर यहाँ पर आपका जो ये वाला पॉइंट है ना कि डिजीज बढ़ जाता है, उसको अंतिम में लिखना, बाद में लिखना, मगर पहले बारिश के बारे में बताओ, अगले बारे में बता दो। अफेक्ट ऑफ ला नीना क्या है, ला नीना टेंड्स टू लीड टू वाइडर इन द नॉर्दर्न यूरोप एंड कोल्डर विंटर इन साउदर्न यूरोप लीडिंग टू स्नो इन मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है। इन नॉर्दर्न अमेरिका इट ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड अलॉन्ग द इक्वेटोरियल रीजन, खास करके पैसिफिक में। अगेन फेवरेबल कंडीशन फॉर हरिकेन इन कैरिबियन सेंट्रल। ठीक है, बढ़िया बात है। आपने बताया साइक्लोन के बारे में, ग्रेटर इंस्टेंसेस ऑफ टोर्नाडोज इन यूएसए, बढ़िया बात है। इट यूजुअली हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ वेस्टर्न साउथ अमेरिका। ठीक है। तो आपने आंसर जो है ना कुल मिला के बढ़िया लिखा है, जो आंसर की डिमांड थी उसको आपने फुलफिल किया है, आपको इस पर 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। मेन बात है आपका कंक्लूजन, देयरफॉर फ्रॉम द एलोन, देयरफॉर वी कैन अज्यूम दैट ला नीना हैज मोस्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट देन अल नीनो। देखो ये नहीं, आप ये देखो ना कि पॉजिटिव इम्पैक्ट किसके लिए, भारत के लिए ला नीना का इम्पैक्ट पॉजिटिव है मगर कहीं और के लिए खराब इम्पैक्ट है। वैसे ही अल नीनो का इम्पैक्ट हमारे लिए खराब है मगर और रीजन के लिए बढ़िया इम्पैक्ट है। तो ये रिलेटिव है। ठीक है ना। तो नंबर थोड़ा सा कटेगा आपका इसमें कंक्लूजन में, ठीक करने की जरूरत है यहाँ पर आपको। ठीक है। वैसे ही आपके जो बेहतरीन आंसर है मुझे देखने को मिले, जैसे कि ये वाला क्या बोलते हैं इसको, सचिन का आंसर लाइव स्टॉक पे है, अल नीनो, सचिन का आंसर इस पर भी है, तो ये ठीक लिखा है इसने भी। थोड़ा सा और इम्प्रूव की जरूरत है मगर लिखते रहोगे बढ़िया होगा। ठीक है। चलो, तो ये सब बातें हो गई। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल जो कि है कमर्शियल एनिमल रेयरिंग पे। कह रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल एनिमल लाइवस्टॉक रेयरिंग। तो पहले क्या करेंगे, पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है ना आप वो बता देंगे, क्या इसकी खूबियाँ हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता है, दूसरी बात। तीसरी बात, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और चौथी बात, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके साथ, क्या क्या इनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ये बता दीजिएगा। तो ये 4 बातें हमको अपने आंसर में लिखनी है, हमको 4 बातें अपने आंसर में बतानी है। चलो, पहली क्या बात क्या है, आप पहले इसको डिफाइन कर देंगे। कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, जहाँ पर एनिमल को पाला जाता है, उसको और बड़ा किया जाता है उनके मीट, लेदर, वूल के लिए। उनका जो लेबर है वो भी हम लोग यूज़ करते हैं, काम करवाते हैं उनसे। इस लाइवस्टॉक रियरिंग की मेन खास बात यह है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है। मवेशी के पालन पोषण में, उसके मेंटेनेंस में, उनसे प्रोडक्ट वगैरह निकालने में। गाय से दूध मशीन से निकाला जाता है, नहीं कि बाकी कोई दूध दूह रहा है ऐसा करके नहीं। ठीक है ना। तो वहाँ पर पैसे का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये ज़्यादातर संबंधित है वेस्टर्न कल्चर से, क्योंकि वहाँ पर खेती बाड़ी उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो लोग मीट पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं प्रोटीन के लिए। भारत में क्या है, खेती अच्छी खासी है, तो हम लोग दलहन पर निर्भर रहते हैं प्रोटीन के लिए, दाल वगैरह खाते हैं खूब सारा। दूसरी बात, एक
रेंज पर मतलब एक प्लांटेशन पर केवल एक ही तरह का जो जानवर है ना वो पाला जाता है, जैसे कि बकरी का हो गया, वैसे ही आपका जो गौ पालन है वो होता है वहाँ पे। तो खास करके जो एनिमल जो पाले जाते हैं वो है भेड़, कैटल, मवेशी, बकरी और घोड़े। सूअर भी पाला जाता है कभी कभी, मतलब उनके मीट के लिए ज़्यादातर। ठीक है, इनसे क्या मिलता है? मीट, ऊन, चमड़ा मिलता है उनसे। और दूसरी बात, उनको ब्रीडिंग के लिए, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए, डिजीज़ कंट्रोल के लिए और हेल्थ केयर पर उनका ध्यान दिया जाता है। कहाँ कहाँ होता है ये काम? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूएसए। ठीक है, अगर आप हो सके, अगर आपको डायग्राम बनाना आता हो तो आप मैप बना करके दिखा देंगे। ठीक है ना। ये जो रीजन नॉर्थ अमेरिका का है वहाँ पर ये है आपका ईस्टर्न साउथ अमेरिका, साउदर्न अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया। यहाँ पर जो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है वो करी जाती है। अब आती है बात भारत में। भारत में क्या क्या चैलेंजेस हैं पहले आपको ये बताना है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी पहले, फिर उसके बाद ये बताइएगा। तो चैलेंज क्या है, अब ध्यान सुनो। मवेशी को पालने में आप आँख मूंद के सोचो क्या क्या चैलेंज आ सकता है। सबसे पहला चैलेंज होगा कि आपके पास जो मवेशी है उसका जो ब्रीड है वो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है। जैसे कि कई सारी जो गाय होती है वो दूध कम देती है, मगर कुछ जो गाय होती है वो दूध ज़्यादा देती हैं। तो जो जेनेटिक रिसोर्स हमारे यहाँ है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो हमारा प्रजाति है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लाइव स्टॉक का जो डिजीज़ है ना, इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। जैसे कि जो मवेशी के डॉक्टर हमारे पास काफ़ी कम है, वेटनरी डॉक्टर काफ़ी कम है हमारे यहाँ, प्लस उनका अस्पताल का स्थिति बहुत ख़राब है। हम लोग कृषि प्रधान देश हैं जहाँ पर अच्छे खासा मात्रा में पशुपालन किया जाता है, मगर हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर्स ही नहीं हैं, हमारे यहाँ अच्छी दवाई ही नहीं जानवरों की। दूसरी बात, हमारे यहाँ मवेशी छोटे छोटे साइज पाले जाते हैं, मतलब कि 10, 20, 30 इतने में पाले जाते हैं। बड़े बड़े जगह पर ज़्यादा मवेशी होते हैं तो वहाँ पर इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, वहाँ पर निवेश ज़्यादा कर पाते हैं। जो क्रॉप का रिसाइडियो है, मतलब कि जो फसल बच गया ना उसको हम लोग खिला देते हैं मवेशियों को, तो कुछ खास उन पर खर्चा नहीं करते न्यूट्रिशन पर कि तुम ये खाओ, विटामिन ये सब चीज़ें खाओ, उतना खर्चा नहीं करते। जो मिला उसको खिला दिया। अब जब खिलाओगे ही नहीं तो कहाँ से दूध आएगा? ठीक है बात। हमारे यहाँ बहुत कम एरिया में फॉडर का प्रोडक्शन होता है। फॉडर मतलब क्या? जो चारा होता है ना मवेशी खिलाने के लिए, वो हमारे यहाँ जो न्यूट्रिएंट की कमी है जो हम लोग अपने मवेशियों को देते हैं, तो इन सब समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत है। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी, कैपिटल दोनों का भारत में अभाव है जो ज़रूरत होती है आपके लाइव स्टॉक रियरिंग में। तो इन चैलेंजेस के बाद आप आएंगे अपॉर्चुनिटी पर। अब तुम सोचो, जो हमारा एनिमल पल रहा है उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। आपको प्रोड्यूस तो मिलेगा ही मिलेगा, दूध है, मीट है, और फ़ायदा क्या है? हमारे यहाँ जो अर्बनाइजेशन है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, शहरों की संख्या बढ़ रही है। शहर में लोग काम करने जाते हैं, समय कम होता है, तो वो लोग प्रोसेस्ड फूड का यूज़ करते हैं। तो मतलब उसमें क्या होता है, मीट की डिमांड बढ़ जाती है, प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है। वैसे भी जब लोगों की इनकम बढ़ती है ना तो लोग प्रोटीन के लिए दाल छोड़ करके मीट की तरफ आते हैं, मुर्गे की तरफ आते हैं। तो जो एनिमल फूड प्रोडक्ट है इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और हमारी इकोनॉमी मार्केट की, दुनिया के जो मार्केट है ना उससे लिंक्ड होती जा रही है। वहाँ पर अपना एक्सपोर्ट हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, मतलब बड़े खेत हमारे यहाँ कम है जिन पर अच्छी खासी मात्रा में खेती हो सकती थी। अब क्या है, खेत छोटे हैं जहाँ पर हम लोग पशुपालन कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारे पास टेक्नोलॉजी, कैपिटल ये सब आ रहा है निवेश करने के लिए। इनका जो भविष्य है ना काफ़ी उज्जवल है। तो यहाँ पर इतना बोल करके आपको आंसर अपना कंक्लूड करना है। चलो अब आपका जो आंसर है ना वो देखते हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं। अजय का आंसर है, भारत में 20वीं पशुधन जनसंख्या के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 535 मिलियन है। इस पशुधन जनगणना में वर्ष जनगणना वृद्धि हुई है। ठीक है, वाणिज्यिक पशुपालन पालन की विशेषताएं, संगठित पूंजी गहन होता है। यह एक वित्त पोषित विशेषीकृत गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है। पशुओं से प्राप्त मांस, दूध आदि का निर्यात किया जाता है। पशुपालन लोगों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। पॉइंट ठीक है, आपने अच्छा लिखा है, आपने डायग्राम में बनाया है। इतना डायग्राम चलेगा, आपसे मैं नहीं कहता कि एकदम पूरा छाप देंगे, प्रिंट कर देंगे डायग्राम, ऐसा नहीं। ऐसा बना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, नीचे आपका अफ्रीका है, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बना होना चाहिए, ये मेन चीज़ है। अब चुनौतियाँ क्या है?
पशुपालन में आनुवंशिक संसाधनों में सुधार करना, पशुओं से संबंधित रोगों को विभाजित करना, खाद्य और चारा संसाधनों की गुणवत्ता की कमी, देश के अधिकांश भागों में पालतू पशुओं के झुंडों का छोटा आकार, पशुओं के रखरखाव के लिए जांच का अभाव। ठीक है, अवसर क्या है हमारे यहाँ? पशुपालन जलवायु अनिश्चितताओं से बचने का मार्ग प्रदान करता है, मतलब खेती नहीं हो पा रही है तो हम पशुपालन कर सकते हैं। छोटे भूधारकों के लिए अच्छा अवसर प्रदान करता है। तो हमारा जो मार्केट का जो एक्सेस है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। पालन करना का मुख्य आय का स्रोत माना जाता है। पशुओं के लिए सुगमता होना चाहिए जिससे बढ़ावा मिले। बढ़िया आंसर है ये वाला। ठीक है, आंसर बढ़िया है ये वाला। चलो ये आंसर है ठीक है। तुम्हारा मैंने आंसर कल चेक किया था, आज हम किसी और का आंसर चेक करेंगे। चलो ये आंसर सचिन का मैंने तुम्हारा आंसर देख लिया था, पिछला वाला एक। और किसने लिखा है? विजय ने लिखा है आंसर, विजय का देख लेते हैं। ठीक है, इनमें रेयरिंग तुमने डिफाइन किया है, इसकी तुमने प्रॉपर्टीज लिखी है, इसके बाद तुमने इसका लिखा है अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस कहाँ गया? चैलेंजेस यहाँ लिखे हो पहले लिखो चैलेंज फिर लिखो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, थोड़ा सा आंसर शॉर्ट करो और सही से मार्जिन वगैरह दे दो। तुमने मार्जिन वगैरह नहीं दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पर आपने पहले इसको डिफाइन किया है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बताई हैं। ऑर्गेनाइज्ड है, परमानेंट रेंजेस में बनाया जाता है। न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूएसए, यहाँ पर उरुग्वे, यहाँ पर इसको पाला जाता है। बता दिया चैलेंज क्या अपॉर्चुनिटी, आपने ये बता दिया। ठीक है, बढ़िया है, सही है। ये भी सेम, आपने पहले प्रॉपर्टी बताई है, लाइव स्टॉक रेयरिंग कर दिया है, आप बता दिया आपने। चैलेंजेस क्या बता दिया है आपने, फिर इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी आपने ये बता दिया। बढ़िया आंसर है। ठीक है, वे फॉरवर्ड, ये जो स्कीम है ना इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, ये आपका वे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सवाल। आपने आंसर लिखा, हमने इसको रिव्यू किया और हम आपको दोबारा 2 क्वेश्चन देंगे अपने डेली टारगेट में। उसको लिखिएगा, सबमिट कीजिएगा, हम आपके आंसर को रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।